नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी तरंग के इस अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो हमने अपना जो इंडियन हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है, कौन सा सिलेबस, इंडियन हिस्ट्री का जो सिलेबस है, किसके लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, ये पूरा क्या है हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी थ्योरी क्लासेस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी अलग प्लेलिस्ट में। और पीवाईक्यू के लिए हम दिशा पब्लिकेशन की बुक है, उसके हमने सारे पीवाईक्यू कर लिए हैं। तो ये वाला पार्ट आपका, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा कर लिया होगा। कल अपनी क्लास नहीं हुई थी तो आपने ये सारा कुछ रिवाइज कर लिया होगा और अपने जो नंबर है वो क्या कर लिए होंगे, पक्के कर लिए होंगे। तो अब आज से हम क्या करने वाले हैं, अपनी जो राजस्थान हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, किसके लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए। अब ये क्लास जो है, आगे वाली जो भी क्लासेस रहेंगी, ये अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप थर्ड ग्रेड मतलब रीट की जो तैयारी कर रहे हैं, मेंस की या फिर पटवार की, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से संबंधित, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि सभ्यता है, सभ्यता चेंज तो होगी नहीं, यही रहेगी। बस अपने सिलेबस में है फर्स्ट ग्रेड में, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बेफिक्र होके, और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल गलत नहीं होंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप वीडियो के लास्ट तक रहे तो। और वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताकर जाएँ। तो चलिए आपका बिना समय व्यर्थ करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि क्या है, ये है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। तो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री मतलब जो इतिहास शब्द है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं बेसिक। तो जो इतिहास शब्द है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे किया गया, तो इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है ये कहाँ पे किया गया, ये अपने किया गया अथर्ववेद में। किस में किया गया, अथर्ववेद में इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। और अगर इतिहास को हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है इति प्लस है प्लस आस। तो इति का मतलब तो क्या होता है, ऐसा, है का मतलब है निश्चित रूप से, क्या होता है, फिक्स मतलब निश्चित रूप से, और आस का मतलब है यहाँ पे क्या, था। तो इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं कि ऐसा निश्चित रूप से था, मतलब ऐसा निश्चित रूप से क्या है, घटित हुआ था। क्या है, ऐसा कभी ना कभी क्या है, निश्चित रूप से क्या हुआ था, घटित हुआ था। तो यही चीज़ हम क्या है हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम इतिहास जो पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है। तो इतिहास वर्ड का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बतला दिया है। अब जो हिस्ट्री है, अब हम इंग्लिश में इसको लिखते हैं, ये HISTORY। तो ये हिस्ट्री शब्द जो लिखते हैं हम इंग्लिश में, तो इसकी उत्पत्ति है, ये कहाँ से हुई थी। अब इसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो हिस्ट्री जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति है हिस्टोरिया शब्द से हुई। किससे हुई, हिस्टोरिया शब्द से हुई, जो क्या है, ग्रीक भाषा का वर्ड था। किसका, ग्रीक भाषा का ये शब्द है हिस्टोरिया। और इसका अर्थ क्या होता है, तो इस हिस्टोरिया का अर्थ होता है क्या, शोध से, मतलब क्या, रिसर्च से प्राप्त ज्ञान। तो शोध से प्राप्त ज्ञान क्या है, इसका मतलब है हिस्ट्री का, इंग्लिश में जो हम लिखते हैं। तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब भारत में इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, तो ये भी मैं लिख देती हूँ। ये भारत में कौन कहते हैं, किसको कहते हैं इसका जनक, तो भारत में इतिहास का जनक कहते हैं वेद व्यास को। किसको कहते हैं, वेद व्यास को। और राजस्थान में, तो राजस्थान में किसको कहते हैं, आप सभी को पता होगा, आपने इनका नाम बहुत सुना भी होगा, तो जल्दी से बताइए। तो ये है कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड का नाम आपने सब सुना होगा। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, घोड़े वाले बाबा भी इनको कहते हैं। तो ये सब आपने यहाँ पे देख लिया बेसिक। तो अब चलते हैं यहाँ पे, ये आपको जो बुक दिख रही है, तो आप बार बार ना पूछे, ये अपने है RBSC बोर्ड की बुक, जो कि अपने चलती है 10th क्लास में। तो इस बुक से क्या है, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक को। पहले तो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, फिर अपन सभ्यता भी इसी में से पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल एग्जामिनर इन्हीं बुक को टारगेट करके क्या कर रहा है, पेपर बना रहा है। तो यहीं से हम इसको थ्योरी को पढ़ेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको अपने नोट्स के माध्यम से भी बताऊंगी। तो जो भी नोट्स आपको दिखाई देंगे वो मेरे ही नोट्स अपने द्वारा बनाए गए हैं, तो उनसे भी हम इनको देखेंगे। और आज से क्या है, आपको जो PDF दी जाती थी वो PDF आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप क्या करते हैं, PDF ले लेते हैं और फिर उसको क्या है,
वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं और पीडीएफ आपके फ़ोन में स्टोर होती जाती है। आप सोचते हैं कि अब पीडीएफ तो आ ही गई, आराम से इसको पढ़ लेंगे, तो उससे क्या है ना, आप आलसी हो जाते हैं। अब कुछ बच्चे तो इसका क्या है, सही यूज करते हैं, टाइम पे देख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे आलसी हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि अपने से जो भी पढ़ रहा है वो आलसी हो, सारे बच्चे सिलेक्शन ले। तो आप आलस को हटा दें। इसी के कारण से आपको पीडीएफ अब नहीं दी जाएगी। क्लास को अच्छे से सुने। आपके पास जो भी नोट्स हैं, या फिर मान लीजिए आपके पास अगर यही बुक है तो इसी बुक को 2-3 बार पढ़ें और इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी मैं आपको बताऊं इसमें ऐड कर ले। क्योंकि अलग से अगर आपके पास अभी नोट्स नहीं है तो नोट्स बनाने का टाइम अब नहीं है आपके पास। तो वीडियो देखते जाएं और नोट्स साथ में यहाँ पे ऐड करते जाएं। तो मैं पीडीएफ अब आपको नहीं दूंगी, क्योंकि आप यहाँ से क्या है, फिर थोड़ा सा आलस करते हैं। तो चलिए आज अपना पढ़ते हैं पहला टॉपिक जो भी है। तो इतिहास काल का विभाजन यहाँ पे क्या है, इतिहास को 3 कालों में, मतलब 3 इसमें युग में डिवाइड किया गया है इस बुक के अकॉर्डिंग और वैसे भी। तो पहला यहाँ पे प्राक युग, दूसरा आता है आद्य युग और तीसरा है ऐतिहासिक युग। तो 3 टाइप से क्या है, इसको डिवाइड किया है अपने को इतिहास को। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मतलब प्राक युग में क्या होगा, कोई भी लिखित साक्ष्य अपने को नहीं मिलेंगे और मानव लेखन कला से ये अपरिचित था। तो लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे यही पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी को लिखना नहीं आता था। तो यही बोला है कि मानव लेखन से ये अपरिचित था। दूसरा जो कौन सा है अपना, दूसरा है आद्य युग। तो जो आद्य युग है ये संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन या तो वे अस्पष्ट है या फिर उनकी लिपि को पढ़ना अभी भी क्या है, संभव नहीं है। तो पहले में तो हमने क्या देखा, प्राग युग में तो क्या है, लिखने का कोई अता पता ही नहीं था, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। अब आद्य युग में क्या है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उनको पढ़ना अभी तक भी संभव नहीं हुआ है। तो ये बात है। अब बात आती है ऐतिहासिक काल की, जो कि 3rd नंबर पे अपने। तो इस काल में क्या है, इसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी अभी तक। क्या क्या पढ़ी मैं आपको फिर से यहाँ पे लिख के बताती हूँ। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, आप इस बुक को ले लें और या फिर इसका पीडीएफ निकाल लें। मैं टेलीग्राम पे आपको ये 9th वाली बुक और जो अपनी 10th वाली बुक है आरबीएससी की, ये दोनों प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप चाहें तो इन दोनों बुक का प्रिंट निकलवा लें, क्योंकि आरपीएससी की या फिर आरएसएमबी की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उनकी बेसिक यही है, मतलब यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। अगर इस बुक को भी आप 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, किसी कोचिंग के नोट्स ग्रंथ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई गाइड भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आप इस बुक के भरोसे भी चले जाएंगे तो आपके क्वेश्चन वहाँ पे सही ही होंगे, गलत आप वहाँ पे नहीं करके आएंगे। ये बात मैं आपको बता देती हूँ। अब फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि 3 भागों में इसको डिवाइड किया था हमने। क्या, एक तो प्राक, दूसरा क्या था अपना आद्य युग और तीसरा था अपना ऐतिहासिक। तो 3 हमने देखे थे। अब प्राक में हमने क्या देखा था कि इसमें लिखना संभव नहीं था, ठीक है। और दूसरे में क्या था, लिखना तो संभव था लेकिन अस्पष्ट था, पढ़ा नहीं जा सकता था इसको, तो ये बात थी। और तीसरे ऐतिहासिक में क्या है, लिखना भी पता हो गया हमें और स्पष्ट जो था वो भी उपलब्ध हो गया, मतलब इसको हम पढ़ सकते थे। तो ये सब बातें यहाँ पे सही हो गई। तो ये 3 बेसिक जानकारी हमने पढ़ी, जो कि क्या है, इतिहास को 3 भागों में हमने बांटा था। अब आगे क्या है, इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त करते हैं। पहला है प्राक युग। अब वापस वही बात है कि अब पहले तो हमने क्या किया, मतलब समझा कि प्राक, आद्य और ऐतिहासिक का मतलब क्या है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि प्राक युग जो था वो कब से कब तक था। तो प्राक युग था, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। कब था, सृष्टि का जब आरंभ हुआ था अपने, वहाँ से लेके हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। अब आद्य जो हमने पढ़ा, जिसमें क्या है, लिखना तो संभव था लेकिन जो लिखित साक्ष्य थे वो क्या थे, पढ़ना उनको असंभव था। तो इसमें क्या है, आद्य वाले में ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता से शुरू होकर 600 ईस्वी पूर्व तक क्या चला, 2nd नंबर का अपना आद्यकाल। 3rd पे हमने क्या देखा था, ऐतिहासिक, जिसमें क्या था, लिखना भी
और स्पष्ट पढ़ना ये सब क्या है, संभव था। ये कब कहाँ से शुरू होगा, 600 ईस्वी पूर्व से जो अभी अपने प्रेजेंट में चल रहा है वहाँ तक है। तो ये आपको सब बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, हमें क्या करना है, ये पढ़ना है प्रागैतिहासिक राजस्थान, मतलब प्राक युग में राजस्थान अपना कैसा था। तो प्राक युग में जो राजस्थान था, मानव सभ्यता का उदय किससे हुआ, नदी घाटियों में हुआ। क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण क्या है, यहाँ पे अपने आप कंदमूल फल आदि उपलब्ध हो जाते थे, और सघन वनों के कारण ही यहाँ पे मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। मतलब यहाँ पे अपने को खाने के लिए कंदमूल फल भी मिल जाते थे, और जंगल में क्या भी मिल जाते थे, मांस पशु पक्षी भी मिल जाते थे। तो सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का बड़ा भाग आज क्या है, मरुस्थल है, लेकिन विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व क्या है, यहाँ पे मरुस्थली भूमि जो थी वहाँ पे क्या है, समुद्र विद्यमान था, और सरस्वती और दृशदती नदियाँ जो थी इस समुद्र में आकर गिरती थी। तो जब जहाँ पे अभी अपना मरुस्थली भाग है वहाँ पे पहले क्या थी, तो सरस्वती नदी और दृशदती नदी जो थी समुद्र में अपने को आके मिलती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपनी जो मानव सभ्यता उद्भव हुई, मतलब इसका जो विकास हुआ, इसको ही क्या कहते हैं, हम पाषाण काल कहते हैं। और इस पाषाण काल को अब क्या है, 3 भागों में डिवाइड किया है। अब ये सब चीज़ें आपको लग रही होगी सभ्यता में कहाँ काम आएगी, तो ये पाषाण काल वर्ड आपको बार बार परेशान करेगा। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, इसीलिए इन्होंने भी इस बुक में दिया है ये मैटर, और आपको भी मैं बता रही हूँ। तो इसको आप ज़रूर पढ़ें, और आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट सभ्यता से पढ़ना चाहते हैं तो, पर ये शब्द आपको क्या है बीच में परेशान करेंगे, इसलिए इनको एक बार पढ़ लें तो अच्छी बात है। एक बार में आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्या है ख़त्म हो जाएगी। तो पाषाण काल किसको कहते हैं, अपने मानव सभ्यता के उद्भव के काल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, पूर्व, मध्य और उत्तर। अब पूर्व वाले में क्या था, पूर्व पाषाण काल में राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण मतलब पत्थर, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है। आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व क्या है, राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, शॉर्ट में आपको बताती हूँ। पूर्व पाषाण काल में जो था, क्या हुआ था, आग का, यहाँ पे हमने देखा पत्थर था, पाषाण, विभिन्न प्रकार के पाषाण देख लिए, क्वार्टजाइट पत्थर देख लिए। इसके अलावा यहाँ पे और भी उपकरण थे, तो ये सब बात है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है कि पाषाण थे और क्वार्टजाइट पत्थर थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। और आज से 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी, ये बात आपको यहाँ से पता चली। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये लाइन जो है इससे क्वेश्चन पूछा है। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट, क्या नाम है, C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंदरगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार की खोज निकाली। तो ये क्वेश्चन RPSC ने पूछा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसने 1870 में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंदरगढ़ से पत्थर से बनी पाषाणकालीन हस्तकुठार मतलब हैंड एक्स जो है कुल्हाड़ी, वो खोजी। तो इसको क्या है, आप इम्पोर्टेंट मार्क करें और अच्छी तरह से याद रखें। कुछ समय पश्चात सेठनेकर, क्या नाम है, सेठनाकर ने झालावाड़ से क्या किया, सेठनाकर ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोजे। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली डेक्कन कॉलेज, पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के RC अग्रवाल और डॉक्टर विनय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में क्या दिया, सराहनीय योगदान दिया। तब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो अपनी पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता है इसको सामने लाने का योगदान किसने दिया। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और एक नाम यहाँ से हटा देगा। तो जैसे आपको दे देगा कि राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय के कौन कौन थे,
तो RC अग्रवाल थे, डॉक्टर विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा। और एक नाम क्या है इसमें से हटा देगा, इसकी जगह कोई और दे देगा। तो इस तरह से आपको क्या है याद रखना है और बाकी भी इसमें याद रखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन तो यही है कि हस्तकुठार जो है ये कहाँ से और किसने, तो हस्तकुठार जो है पाषाणकालीन ये C.A. हैकेट ने 1870 में जयपुर और इंदरगढ़ से। तो ये बात हो गई। अब इनके प्रयत्नों से क्या है राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर और जोधपुर, पाली, टोंक ये सारे जो क्षेत्र थे इनकी प्रमुख नदियाँ विशेष रूप से चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे क्या मिलते हैं, पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। तो यही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, कौन कौन सी नदी याद रखनी है, एक तो चंबल और एक बनास। चंबल और बनास के और उसकी सहायक नदियों के किनारे क्या मिले, पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो बी आलचिन। तो जालोर से इसका श्रेय किसको जाता है, बी आलचिन को जाता है। तो इससे हमें क्या स्पष्ट हुआ, इससे स्पष्ट हुआ कि उपयुक्त जो संपूर्ण भूभाग है वो पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में लिख के बताती हूँ। इसी तरह से क्या है आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में आपको क्या क्या बताया, एक तो आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट 1870 में क्या किया, C.A. हैकेट ने क्या किया, जयपुर और कहाँ से, इंदरगढ़ से। जयपुर और इंदरगढ़ से क्या है एक क्या ढूंढा, पाषाणकालीन क्या ढूंढी, हस्तकुठार मतलब हैंड एक्स। तो ये एक कुल्हाड़ी इन्होंने यहाँ से ढूंढी। तो ये बात है। इसके अलावा आपको पूरा पाषाण काल में क्या याद रखना है कि इसमें क्या हुआ था, आग का जो है आविष्कार हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे हमने कौन सा पत्थर देखा, क्वार्टजाइट पत्थर यहाँ पे इसको इनमें मिला था। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ये आपको याद रखनी है कि ये चंबल और बनास जो नदी है इनके कहाँ पे किनारे पर इनके अवशेष मिले हैं। तो ये सारी बातें आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है। इसके अलावा आप जो ध्यान रख सकते हैं, ये रख सकते हैं कि जो राजस्थान पुरातत्व विभाग के जो भी मेंबर्स थे इसमें इसको खोजने में, तो उनके नाम भी लिख सकते हैं। क्या क्या थे, RC अग्रवाल था, डॉक्टर विजय कुमार और तीसरा नाम हमने पढ़ा था हरीशचंद्र मिश्रा। तो इस तरह से क्या है, अगर आप नोट्स बनाएंगे रफली भी बना लेंगे और एग्ज़ाम टाइम में उनका क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। लेकिन ये आपके खुद के बनाए हुए होने चाहिए। थोड़ी सी मेहनत आप कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप अभी कितने पानी में हैं। अगर आप आपका पेन नहीं चलाएंगे, आप सिर्फ PDFs के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होने में थोड़ी सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आप और कहीं से भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है आज के ज़माने में। तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य पाषाण काल जो अब हम पढ़ना है ये मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान में है। राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिम राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदी और चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले। तो हमने उसमें तो कौन सी नदी देखी थी, किसमें, पुरा पाषाण में। पुरा में देखी थी हमने कौन सी, चंबल नदी और बनास नदी और इनकी सहायक। अब मध्य पढ़ रहे हैं तो मध्य में क्या आया, एक तो लूनी नदी आई और एक बेड़च। तो इसी तरह से आपको एरो बना के इसी तरह से याद करने हैं, तभी क्या है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अन्यथा क्या है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंपेयर करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लूनी नदी जो है वो कहाँ पे, वेस्टर्न में, और बेड़च वाली जो है कहाँ पे थी, चित्तौड़ में। तो ये से हो गया। और इसके अलावा लिख सकते हैं विराटनगर से क्या मिले हैं, पाषाणकालीन उपकरण। विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले। तो इस तरह से ये बात आपको पूरी याद हो गई। इस काल के उपकरण जो थे छोटे थे, हल्के थे और कुशलता से निर्मित थे। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, क्वार्टजाइट, कलसेडनी आदि पाषाणों से बने थे। तो ये जो भी आपको नाम यहाँ पे दिख रहे हैं कौन कौन से, जेस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, क्वार्टजाइट, कलसेडनी, ये पाषाणों के नाम है, मतलब पत्थरों के ये नाम है जिनसे क्या है अपने ये उपकरण जो भी थे वो बने हुए थे।
अब जिनमें क्या है, ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि क्या है, उल्लेखनीय है। तो ये सब आपको क्या है, याद रखने हैं। और पत्थर से बने इन छोटे उपकरणों को क्या कहते थे, माइक्रोलिथ, मतलब लघु पाषाण उपकरण इनको कहते थे। तो ये सब क्या है, आपने अभी देख लिया यहाँ पे। फिर से बताती हूँ, अब ये तो आपको याद करने होंगे। देखो इसमें मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगी, तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएंगे ऑप्शन देख के। तो ये उपकरण जो है, जेस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, क्वार्टजाइट, कलसेडिनी। तो आपको क्या है, ये 6 तो ये याद करने हैं। इसके अलावा जिनमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि क्या है, उल्लेखनीय है। पत्थर से बने जो छोटे उपकरण होते हैं, छोटे मतलब क्या है, उनको माइक्रो बोलते हैं। तो माइक्रोलिथ मतलब लघु पाषाण उपकरण इनको कहा गया है। तो ये बात हमने क्या कर ली, यहाँ पे कर ली। तो फिर से आपको शॉर्ट में बताती हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल में आपको क्या बताया, एक तो ये लूणी और बेड़च नदी जो थी इसके आसपास के एरिया में मिलती है। तो लूणी में तो पश्चिमी राजस्थान में, और बेड़च जो नदी है चित्तौड़ के आसपास है। और विराटनगर से इसके उपकरण मिले हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस टाइम पे इनमें पशुपालन भी अपने को देखने को मिला, और कृषि भी यहाँ पे देखने को मिली। और उपकरण जो मिले ये छोटे मिले, तो छोटे उपकरण यहाँ पे मिले हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ सभ्यता भी इसको कहते हैं। तो ये आपको याद हो गया। अब यह आपने याद कर लिया। अब आपके पास में बचा है लास्ट उत्तर, मतलब नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्या होगा, नवपाषाण काल में अपने भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि से क्या है, उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये सब क्या है, ऑप्शन में दे सकता है आपको, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर। तो ये सब आपको याद रखने हैं। ये क्या है, उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के हैं जहाँ पे उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इसमें क्या हुआ था, उत्तर पाषाण काल के टाइम पे ही पहिए का आविष्कार भी हो गया था। तो ये भी क्या है, आपको ध्यान में रखना है। अब हमें आगे देखना है। अब हमने क्या है, पाषाण काल तो पढ़ लिया। अब धातु काल पढ़ते हैं कि कौन कौन सी धातु मतलब आई थी। तो धातु काल जो है उसको देखते हैं। तो धातु काल भी 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड है। एक तो क्या है, ताम्र युग, ये ताम्र पाषाण, ताम्र और ताम्र कांस्य काल। तो इस तरह से ही क्या है, ये डिवाइड है। तो धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण, ताम्रकाल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव सांस्कृतिक विकास पर क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति में क्या है, प्राचीन स्थलों में गणेश्वर जो कि कहाँ पे है, तो ये अभी हमें पढ़ना भी है, सिलेबस में मेंशन है आपके, गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर कहाँ पे है, सीकर में। कालीबंगा भी पढ़नी है जो कि हनुमानगढ़ में है। गिलुंड अपने सिलेबस में नहीं है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। गिलुंड है अपने राजसमंद में। आहड़ भी हमें पढ़नी है। आहड़ और झाडोल कहाँ पे है, उदयपुर में है। पिंड पांडलिया चित्तौड़ में है। कुराडा है नागौर में। अब साबड़िया और पूगल कहाँ पे है, साबड़िया और पूगल है बीकानेर में। नंदलालपुरा और किराड़ौत और चितवाणी, तो ये सब कहाँ पे है, ये जयपुर में है। एलाना जालोर में है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। कोल माहौली सवाई माधोपुर में। मला भरतपुर में। तो ये सब क्या है, आपको याद रखने हैं। अब सभ्यता का टॉपिक है, होने में तो आपके सिलेबस में क्या है, सभ्यता का टॉपिक, लेकिन इस पैराग्राफ से भी क्या है, वो अच्छा खासा क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभ्यताओं के बारे में भी लिखा गया है। तो गणेश्वर सभ्यता तो अपने को पढ़नी है, कालीबंगा भी पढ़नी है, और हमें पढ़नी है एक कौन सी, आहड़, और एक इसमें नाम नहीं दिया गया है कौन सा, बैराट। तो ये सब क्या है, हमें पढ़नी है। तो फिर से बताती हूँ एक बार, ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थल में आती हैं गणेश्वर, कालीबंगा, गिलुंड, आहड़, झाडोल, पिंडालिया, पिंड पांडलिया, कुराड़ा नागौर, सांवड़िया पूगर बीकानेर में, नंदलालपुरा, किराड़ौत चितवाड़ी जयपुर में, एलाना जालोर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोल माहौली सवाई माधोपुर में, मला भरतपुर में। अब ये तो हमने धातु काल पढ़ लिया। अब लोह काल देखते हैं। तो लोह काल में मतलब इस टाइम पे क्या है, लोहे का ज़्यादा यूज़ हुआ होगा।
तो लोह काल में अपने ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान हुआ और इसका प्रयोग हुआ मानव इतिहास में। तो इसने क्या है, कृषि जो थी अपने एग्रीकल्चर में क्या है, हमने इसके उपकरण बनाए और हथियारों की बनाया और इनकी गुणवत्ता को बढ़ा करके क्या है, सारे परिदृश्य को ये बदल दिया। मतलब सारा जो भी काम था वो क्या है, इनसे बदल गया। कृषि उपकरण और हथियार हमने बना लिए अच्छे वाले, तो इनसे अपने को आसानी हो गई। राजस्थान में क्या है, नौह भरतपुर। अब ये आपको याद रखना है कौन कौन सी सभ्यता है जो कि लौह में आती है। तो नौह भरतपुर आती है, जोधपुरा, जो कि अब जोधपुरा देख के जयपुर, जोधपुर ना करे जयपुर आएगा, तो जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। सुनारी झुंझुनू में है, रेंड टोंक में है। तो ये 4 आपको याद रखनी है, नौह भरतपुर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में और रेंड टोंक में। इन स्थानों से क्या मिले हैं अपने को, लौह संस्कृति के अनेक हथियार और उपकरण मिले। तो ये क्वेश्चन भी बना सकती है आरपीएससी की, लौह उपकरण कहाँ कहाँ से मिले, कौन सी सभ्यता से। तो ऑप्शन दे देगा नौह, जोधपुर, सुनारी और एक दे दिया ऊपर से मान लीजिए बूढ़ा पुष्कर। तो बूढ़ा पुष्कर आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। नौह जो भरतपुर है उसमें से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत से लौह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा का क्या करते थे, निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। जोधपुरा जो कि जयपुर में है और सुनारी जो कि झुंझुनू में है, यहाँ से क्या मिले हैं, लोहे की गलाने की भट्टियाँ। लोहे को गलाने की क्या मिली है, भट्टियाँ यहाँ पे मिली है। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखाने भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ कहाँ से, तो जोधपुरा जो कि जयपुर में है, सुनारी जो कि झुंझुनू में। क्या क्या मिले हैं, लोह गलाने की भट्टी और अस्त्र शस्त्र के उपकरण बनाने के कारखाने यहाँ से मिले। और रेंड जो कि टोंक में है, वहाँ से तो लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण उसको क्या कहते हैं, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। किसको, टोंक को, रेंड टोंक को। तो ये आपको याद रखना है। तो इस पैराग्राफ में से आपके कोई 5 क्वेश्चन तो पुट हो सकते हैं। अब ये कहीं पे भी आपसे पूछ सकता है। देखिए अभी हम पीवाई के क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बुक पढ़ने का हमें कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये अभी तो मैम ने सभ्यता शुरू ही नहीं की, तो अब अपनी सभ्यता ही शुरू हो ही चुकी है, क्योंकि धातु काल में हमने ये पढ़ ली कि कौन कौन सी सभ्यता धातु काल में आती है, ताम्रकालीन में, लोहकालीन में ये आती है 4, नौह, जोधपुरा, सुनारी और रेंड। तो अब हमें क्या करना है, आगे थोड़ा सा पढ़ना है। लोह काल के पश्चात क्या है, भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग की चित्रित मृदवान, मतलब जो मिट्टी के बर्तन थे, उनकी संस्कृति आई। तो जो चित्रित मृदभांड संस्कृति थी उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं, और इसको शॉर्ट में PGW भी कहते हैं। तो ये डायरेक्ट भी कभी कभी पूछ सकता है कि PGW की फुल फॉर्म क्या है, तो पेंटेड ग्रे वेयर आपको करना है। हिंदी में इसको चित्रित मृदभांड संस्कृति कहते हैं। इसका उदय यहाँ पे हुआ लोह काल के बाद में, और इस संस्कृति के जो अवशेष है ये विराटनगर और जोधपुरा जो कि अभी हमने देखी जयपुर में है, सुनारी कहाँ पे है बताइए जल्दी से, झुंझुनू में, नौ कहाँ पे है, भरतपुर में। इन स्थानों से ये मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व हुआ है। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ साथ राजस्थान के इतिहास का ऐतिहासिक युग भी आरंभ यहीं से हो जाता है। तो इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ राजस्थान की हिस्ट्री भी ऐतिहासिक युग से आरंभ हो जाती है। ये बात हमने यहाँ पे की, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब अपने जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है क्या, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपने उस सिलेबस में भी कालीबंगा दी गई है। 4 सभ्यताएं हमें यहाँ पे पढ़नी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी, कालीबंगा और आहड़, बैराठ और गणेश्वर। तो ये 4 सभ्यताएं हमें यहाँ पे पढ़नी है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट होगी वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे, ताकि अगर आप कोई और एग्ज़ाम की भी अगर टारगेट रखते हैं फर्स्ट ग्रेड के बाद में, तो उसमें भी आपकी ये चीज़ें काम में आ जाएगी, ठीक है। तो कालीबंगा को सबसे पहले देखते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता जो है, तो सबसे पहले क्या है, कालीबंगा जो शब्द है इसी का थोड़ा सा वो करते हैं क्या, पोस्टमार्टम। तो कालीबंगा जो शब्द है ये क्या है, सिंधी भाषा का शब्द है। किसका, सिंधी भाषा का ये शब्द है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है अपने पास में क्या, काली चूड़ियाँ। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, काली चूड़ियाँ। तो ये तो सिंधी भाषा में हो गया। और पंजाबी में क्या है, पंजाबी में बंगा का अर्थ क्या होता है, पंजाबी में बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ। तो पंजाबी में बंगा का अर्थ हो गया चूड़ियाँ।
अब स्थिति की बात करते हैं तो कालीबंगा जो है कहाँ पे है, तो बताइए। तो कालीबंगा सभ्यता अपने है कहाँ पे, हनुमानगढ़ ज़िले में। कहाँ पे ये, हनुमानगढ़ ज़िले में है। और हनुमानगढ़ ज़िला मुख्यालय से लगभग दक्षिण पश्चिम में क्या है, 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अब ये जो है 6000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। क्या है ये सभ्यता, ये सभ्यता 600+ ईयर ओल्ड है। कौन सी, कालीबंगा सभ्यता। तो ये बात है। इसके अलावा जो ये सभ्यता है ये कौन सी नदी के आसपास है, तो आपको बता दूं ये घग्गर नदी, जिसको पहले क्या है, इसको कहते हैं राजस्थान का शोक। घग्गर को क्या कहते हैं, राजस्थान का शोक भी इस नदी को कहते हैं। घग्गर को ही क्या है हम सरस्वती नदी भी कहते थे, प्राचीन दृष्टवती भी इसको कहते थे। क्या कहते थे, प्राचीन दृष्टवती। तो प्राचीन दृष्टवती भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इसको नदी तमा और अम्बे तमा, इसके अलावा इसको हकरा नदी। तो ये सब अगर नाम आ जाए तो ये आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा से ही रिलेटेड है। अब जो इसकी खोज का कार्य था वो किसने किया, तो जो सरस्वती नदी थी इसकी खोज का कार्य किया वी.एस. वाकड़कर ने। किसने, वी.एस. वाकड़कर ने। और सर्वप्रथम इस जो सभ्यता थी कालीबंगा, इसका सब जानकारी देने का श्रेय किसको जाता है, तो इसकी जानकारी सबसे पहले दी किसने, एल.पी. टेसीटोरी ने। किसने दी, एल.पी. टेसीटोरी ने क्या की, इसकी जानकारी दी। किसकी, ये लिख देती हूँ, जानकारी दी। किसकी बात कर रहे हैं अपन, कालीबंगा सभ्यता की। अब खोजकर्ता, तो खोजकर्ता कौन आते हैं, तो खोजकर्ता आपको पता होगा कौन है इनके। खोजकर्ता है अमलानंद घोष। कौन है, अमलानंद घोष। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखेंगे किससे, अमलानंद घोष। तो ए, इससे तो ए हो गया और इससे हो गया जी, और कालीबंगा से क्या ले लेंगे, के। तो इसको याद रखेंगे A.G.K. तो कैसे याद रखेंगे, A.G. क्या कह रहे हो, A.G. क्या कह रहे हो। तो ऐसे कोई वाइफ अपने पति से बोलती है, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए। तो A.G. क्या कह रहे हो, तो A.G. से तो हो गया अपने पास अमलानंद घोष, और क्या कह रहे हो से क्या हो गया, कालीबंगा। तो इस तरह से आपको याद हो गया। और A.G. क्या कह रहे हो, तो ये क्या है, उसने 52 बार पूछा कि A.G. क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, तो 52 बार में जाके क्या उसको सुनाई दिया। तो ये याद हो गया 1952। तो इस तरह से हमने क्या है, ये जुगाड़ कर लिया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं कि खोजकर्ता की बात तो ये हो गई। अब खोज तो इनने कर दी, अब उत्खनन। अब उत्खनन किसने करवाया, तो उत्खनन में अपने पास आते हैं क्या, नाम। किस किस के नाम आते हैं, 2 नाम आते हैं, B.B. लाल और एक आता है B.K. थापर। अब इसको भी याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, कि जो अपने पास है क्या, बीवी है कालीबंगा, तो कालीबंगा है। अब बीवी जो है क्या है, काले कलर की है, काले कलर की बीवी है। लेकिन अब क्या है, उससे कोई काला नहीं कह सकता। अगर उससे कोई काला कह देगा तो वो क्या करेगी, आपको थप्पड़ मारेगी ज़ोर से, और थप्पड़ से क्या हो जाएगा, आपका गाल है बहुत लाल हो जाएगा, ऐसा थप्पड़ मारेगी। तो कालीबंगा से अपने को याद क्या हो गया, कि उत्खनन, थप्पड़ मारा काली बोलने पे, और थप्पड़ मारते ही लाल हो गया आप, तो लाल हो गया। तो इससे उत्खनन याद हो गया। और थप्पड़ भी कितना ज़ोर से मारा, थप्पड़ मारा उसने, थप्पड़ मारे उसने, 1-2 थप्पड़ मारे ज़ोर से। तो 1-2, अब 1-2 के आगे क्या करना है आपको, 6 लगा देना है यहाँ पे, 1 और 2, तो यहाँ पे 6 लगा दो, यहाँ पे 6 लगा दो। तो इस तरह से क्या हो गया, 1961-62 के बीच में ये इन्होंने उत्खनन कार्य किया था। अब B.B. लाल का नाम कभी कभी क्या है, पूरा भी नाम भी आ जाता है, तो पूरा नाम भी लिख देती हूँ। इनका पूरा नाम है इनका ब्रजवासी लाल। तो ब्रजवासी लाल हो गया B.B. लाल। और B.K. थापड़ का पूरा नाम है बाल कृष्ण थापर। तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब जो इन्होंने यहाँ बुक में दिया है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कालीबंगा जो है प्राचीन दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी, मतलब वर्तमान में जो है घग्गर नदी के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। मतलब जो ये कालीबंगा सभ्यता है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता से भी क्या है,
प्राचीन है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी पूछ सकता है। नदियाँ हमने यहाँ पे देखी थी, कौन कौन सी देखी है, ये दृष्टवती देख ली थी, सरस्वती। यही इन्होंने दिया है कि प्राचीन दृष्टवती और सरस्वती नदी, जो कि वर्तमान में घग्गर नदी। तो ये तीनों नाम यहाँ पे आ चुके हैं, तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया। ये देखिए 6000 ईयर ओल्ड है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा। तो काली चूड़ियाँ हमने क्या है यहाँ पे देख लिया, सिंधी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। क्योंकि पंजाबी भाषा में जो है बंगा का अर्थ क्या होता है, चूड़ी होता है। ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। सर्वप्रथम 1952 में क्या है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। अब खोज कहाँ पे करवाई थी कि ए जी क्या कह रहे हो, तो 52 बार में जाके उसने सुना, तो ए जी से अमलानंद घोष और के से क्या कह रहे हो, उसे कालीबंगा, और 52 बार में सुना तो 1952, तो ये याद हो गया। तत्पश्चात 1961-62 में क्या है, बी लाल और बी के थापर ने क्या करवाया, उत्खनन कार्य करवाया। ये भी याद करवा चुकी हूँ आपको। तो काली कलर की वाइफ थी, बीवी थी, तो उससे कोई काली कह देता था तो वो थप्पड़ मारती थी, जोर से थप्पड़ मारती थी तो लाल हो जाता था, क्या, गाल। तो लाल गाल हो गया। और थप्पड़ भी क्या किया उसने, 1-2 थप्पड़ मारे। अब 1-2 के आगे आपको 6-6 लगा देना है, तो 6-6 लगा दिया तो 61-62 हो गया। तो ये आपको पूरा याद हो चुका है। अब इस उत्खनन में क्या है, सभ्यता के 5 स्तर सामने आए, जो कि प्रथम दो स्तर जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वहीं तीसरे और चौथे और पांचवें, तीसरा चौथा और पांचवा जो है वो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। तो ये बात आपको क्या है, याद रखनी है। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो क्या, प्राक हड़प्पा कालीन, और दूसरा हड़प्पा सभ्यता। अब प्राक हड़प्पा कालीन जो है, तो इसको थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। तो प्राक हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है वो क्या है, ग्रामीण सभ्यता है एक तरह की। और जो हड़प्पा सभ्यता है ये क्या है, ये नगरीय है। अब यहाँ पे भी जो प्राक है ये भी 2 भागों में डिवाइड है। तो प्राक 2 भागों में हो गई, कौन कौन सी, प्रथम लेवल और द्वितीय स्तर। तो प्रथम और द्वितीय स्तर पे क्या है, इसका यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है। यहाँ पे जो है, अब नगरीय जो है मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है, यहाँ पे जो लिखा है इसी को हम यहाँ पे बना रहे हैं चार्ट के रूप में। तो यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, ये हमने बनाया हड़प्पा सभ्यता के लिए, जो कि क्या थी, नगरीय दिखाई देती होती, और ये थी अपने कौन सी, प्राक हड़प्पा। तो प्राक हड़प्पा जो थी वो ग्रामीण थी, 2 लेवल में बांटा, प्रथम और द्वितीय में। और ये क्या थी, हड़प्पा से भी प्राचीन थी, हड़प्पा से प्राचीन थी। और जो ये थी कौन सी, हड़प्पा सभ्यता, ये क्या है, हड़प्पा के समकालीन या फिर समान थी। तो ये थी यहाँ पे बात, समकालीन या समान कौन सी थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो नगरीय थी। अब यहाँ पे क्या है, 3 लेवल देखे गए हैं, तो 3 लेवल, तीसरा चौथा पांचवा, तो 3rd 4 और 5 जो है यहाँ पे लेवल देखे गए हैं किसके, हड़प्पा सभ्यता के। तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब आगे देखते हैं। कालीबंगा जो है सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मकान बनाने में ये क्या करते थे, मिट्टी की ईंटों को धूप में पका करके यूज़ लेते थे। आगे आपको पता चलेगा कि कच्ची ईंटों का यूज़ कहाँ पे किया है, धूप में जला के किसने किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या है पूछे गए हैं जनरली, तो आपको ये लाइन याद रखनी है। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। क्या है, मिट्टी के बर्तन जो हैं वो उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है, मतलब वो क्या है, अच्छे नहीं है, सुंदरता सुडौलता उसमें नहीं दिखाई देती है। किसमें, कालीबंगा के टाइम पे जो बर्तन मिले हैं उनमें। बर्तनों का रंग क्या है, यहाँ पे लाल है। बर्तनों का रंग क्या है, लाल है, जिन पर काले और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। तो बर्तन का रंग तो क्या है, रेड है, लेकिन उन पे ब्लैक और वाइट, ब्लैक एंड वाइट क्या है, लाइन खींची गई है। तो रेड तो है बर्तन, और लाइनिंग कौन कौन सी है, तो ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट, तो ये याद हो गया।
यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। तो एक ही खेत में 2 फसल उगाने का भी यहाँ पे ये मिला है और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे जो भी 10-15 लाइन लिखी गई है इसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिर कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शवाधान पद्धतियों की भी जानकारी मिलती है। तो ये बात है शवाधान पद्धति की, मतलब इनका क्या किया जाता था, शव को यहाँ पे दफनाया जाता था। तो ये शवाधान यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे युगल शवाधान देखे गए हैं, मतलब एक कब्र में महिला और पुरुष दोनों के यहाँ पे शवाधान एक साथ मिलते हैं। सैंधव लिपि के प्रमाण भी यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे जो कब्र थी, जो भी कब्र है यहाँ पे, वो कौन सी थी, तो चिरायु कब्र यहाँ पे देखी गई है, जो कि क्या है, अंडाकार होती थी, ऐसे अंडाकार। कोई आपने देखी होगी ऐसे आयताकार होती है, कोई ऐसे मिश्रित होती है, जैसे ये है, और फिर ऐसे, तो इस टाइप से होती है। ये थी अपनी अंडाकार, तो अंडाकार कब्र को ही चिरायु कब्र कहते थे। इस टाइप की कब्र यहाँ पे देखी गई है। शवाधान देखे गए, मतलब शव को यहाँ पे दफनाया गया है। तो ये बात है। अब है यहाँ पे क्या मिला है आगे, तो यहाँ पे साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ पे, बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। क्या कहा जाता है, मस्तिष्क शोथ बीमारी होती है, इसके इलाज का प्रमाण इसको कहा जाता है। और इसको कभी कभी ये भी आ जाता है क्या, कपाल छेदन क्रिया। तो कपाल छेदन क्रिया नाम से आ जाए, या फिर आ जाए आपके क्या, हाइड्रोसिफिलिस। तो हाइड्रोसिफिलिस के प्रमाण आ जाए, कपाल छेदन क्रिया आ जाए, तो आपको क्या करना है, कालीबंगाई करना है। या फिर 6 छेद आ जाए खोपड़ी में, तो ये भी यही याद रखना है। यहाँ से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में भी अपना स्थान है। तो क्या क्या और ध्यान रखना है, खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर। इसके अलावा कालीबंगा में क्या है, आपको भूकंप के प्रमाण भी मिलेंगे। क्या है, भूकंप के प्रमाण, और किसके अनुसार है ये, तो ये है रेक्स के अनुसार यहाँ पे भूकंप के प्रमाण भी देखे गए हैं। और विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के प्रमाण भी यहीं पे देखे गए। तो ये बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है, ऊँट की अस्थियों के अलावा शंख मिले हैं यहाँ पे, हाथी दांत की कंघी मिली है किसकी, हाथी दांत की। तो ये सब क्या है यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्वस्तिक का चिन्ह क्या मिला है, ये स्वस्तिक का चिन्ह आप सभी जानते होंगे। तो ये स्वस्तिक का चिन्ह भी यहाँ पे मिला है। यहाँ पे क्या क्या नहीं मिले, मंदिर नहीं मिला, मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली, और लोहे के साक्ष्य भी नहीं मिले, और घोड़े के साक्ष्य भी यहाँ पे नहीं मिले हैं। तो ये सब बात है यहाँ पे। तो देखिए फिर से आपको रिवाइज कराती हूँ शॉर्ट में, कालीबंगा में हमने क्या क्या पढ़ा। तो कालीबंगा में आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, ये 2 3 4 5 6 7 8, 2 से लेकर 8 तक की गिनती लिखनी है। 2 से तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, क्या, दोहरी रक्षा प्राचीर, मतलब दोहरी परकोटे वाली सभ्यता थी ये। दूसरे 2 से याद रखना है, 2 अनाज मतलब फसलें एक साथ उगाने का प्रमाण मिला है यहाँ पे, और जुते हुए खेत के प्रमाण भी यहाँ पे मिले। 2 का काम यहाँ पे ख़त्म होता है। 3 से चलते हैं। तो 3 से क्या है, तीसरी राजधानी बताया है किसने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, किसको, कालीबंगा को। अब ये कैसे याद रखना है तीसरी राजधानी, तो तीसरी और दशरथ शर्मा, तो राजा जो दशरथ थे किसके, राम जी के पिताजी, तो इनकी क्या है 3 रानियाँ थी, तो 3 से तीसरी और राजधानी, इस तरह से याद रखना है। अब 4 से याद रखना है क्या, 4 पैरों वाले जानवर, 4 पैरों वाले 4 जानवर, जो कि कौन कौन है, हाथी, ऊँट, कुत्ता और बैल। तो हाथी, ऊँट, कुत्ता और बैल यहाँ पे दिखाई देते हैं। हाथी से तो आपको क्या याद रखना है, हाथी दांत की कंघी मिली है। ऊँट से याद रखना है, ऊँट की अस्थियाँ मिली है। कुत्ता याद रखना है, और बैल से क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे बैलगाड़ी मिली है। 5 से क्या याद रखना है अपने को, 5 से याद रखना है कि 5 खुदाई मतलब उत्खनन के स्तर यहाँ पे मिले हैं, जो कि हमने देख ही लिए थे। कौन कौन से थे, प्राक कालीन था एक तो, और एक था हड़प्पा काल। और प्राक वाला अपने 2 में डिवाइड था, हड़प्पा वाला 3 में डिवाइड था। 6 नंबर पे आती है जो कि 6 छेद वाली मानव की खोपड़ी, हाइड्रोसिफिलिस का प्रमाण, और जिसको क्या बोलते हैं,
कपाल छेदन भी आ सकता है आपके, क्या, कपाल छेदन क्रिया, या फिर मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज के प्रमाण। तो इस तरह से 6 छेद से 6 याद रखना है। 7 फेरों के लिए क्या करते हैं, 7 वचन लेते हैं। 7 फेरे शादी के लिए क्या करते हैं, 7 वचन लेते हैं। तो शादी के लिए फेरे कैसे लेंगे, तो हवन कुंड के चारों ओर लेते हैं। तो हवन कुंड और अग्नि वेदिका जो कि आयताकार वाली, यहाँ पे 7 आयताकार देखी गई है। 8 से याद रखना है क्या, एच कितने नंबर पे आता है, 8 पे आता है अल्फ़ाबेट में। तो 8 से क्या याद रखना है आपको, तो एच से याद रखना है आपको क्या, एच से हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ ज़िले में नदी है घग्गर, या फिर प्राचीन दृष्टि आ जाए। तो सिर्फ आप इतना भी याद रख लेंगे तो भी आपका काम यहाँ से चल जाएगा। और देखिए और क्या है यहाँ पे, कालीबंगा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, तो इसका पतन बताते हैं KUR केनेडी जी की संक्रामक रोग के कारण इसका पतन हुआ था। अमलानंद घोष ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। DP अग्रवाल के अनुसार घग्गर नदी का सूखना यहाँ पे कारण बताया है। डेल्स ने बताया कि नदियों द्वारा जो है मार्ग परिवर्तित कर लिया, इसलिए ये कालीबंगा सभ्यता का पतन हो गया। और रेक्स ने बताया कि यहाँ पे भूकंप आया था, जो कि विश्व का प्रथम भूकंप का प्रमाण देखा गया। तो ये सब क्या है, इसके पतन के कारण थे। अब पढ़ लेते हैं अपने दूसरे नंबर की सभ्यता, जो कि है आहड़ सभ्यता। तो आहड़ जो है अपने उदयपुर शहर के पास में बहने वाली आहड़ नदी, जिसको आयड़ नदी भी कहते हैं, इसके तट पर है। और यहाँ पे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप क्या है, 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातुएं युगन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी। क्या है, एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, धूलकोट, मतलब धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। और सर्वप्रथम 1953 में क्या है, अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में यहाँ पे क्या हुआ, उत्खनन कार्य हुआ। अब याद कैसे रखना है, तो यहाँ पे है जो मतलब आहड़ का जो है, तो बनाने से पहले आप ये बनाएंगे 3 या फिर तो इससे ही आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए ध्यान से, तो ये आपने 3 बनाया, तो 3 से क्या हो गया, उदयपुर, तो उदयपुर हो गया। बनाया आपने, तो ऐसे होगी आहड़ नदी आ जाए चाहे आयड़ आ जाए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या देखना है, आगे देखना है अक्षय कीर्ति व्यास। तो अक्षय लिखने के लिए भी बनाना पड़ा, तो अक्षय हो गया। फिर रतन चंद्र अग्रवाल, तो अग्रवाल में भी बनाना पड़ा अग्रवाल के लिए, तो अग्रवाल जी हो गए। बस HD सांकलिया जो है ये आपको क्या है, अलग से थोड़ा सा याद में रखना है। तो HD सांकलिया जो है, इन्होंने 1961-62 के बीच में उत्खनन किया था, और जो RC अग्रवाल है, इन्होंने 1956 के टाइम पे किया था, और 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। और HD सांकलिया और जो VN मिश्र थे, कौन, HD सांकलिया और VN मिश्र, इन्होंने मिलके क्या कहा, इसको बेड़च या बनास संस्कृति कहा, किसको, आहड़ सभ्यता को। तो ये भी आपको क्या है, याद रखना है। अब इस सभ्यता के जो लोग थे, मकान बनाने में क्या करते थे, धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो ये क्या करते थे, मकान बनाने के लिए धूप में सुखाई गई ईंट और पत्थरों का प्रयोग करते थे। और आहड़ के जो लोग थे, वो मृतकों को मतलब जो लोग मर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनको गहने और आभूषण के साथ ही क्या करते थे, दफनाते थे। और इनकी मृत्यु के बाद भी इनकी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का ये प्रमाण करती है ये बात। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन, कौन से, लाल और काले मिट्टी के बर्तन और संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तांबे के औजार और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग यहाँ पे किया गया था। कहाँ पे, आहड़ में क्या कहा जाता है, आहड़ को ताम्रवती नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तांबे के औजार और उपकरण सबसे ज़्यादा प्रयोग में हुए थे। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का भी अनुमान लगाया गया है। तो आहड़ में आपको इतना ही याद रखना है। ले चलती हूँ आपको अपने नोट्स की तरफ, ताकि आपका शानदार एकदम से और रिवीजन हो जाए और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ देखें फिर से, आहड़ सभ्यता जो है, इसको बनास सभ्यता कहते हैं। 4000 वर्ष पुरानी है, पाषाण धातु युगीन सभ्यता है। स्थिति मतलब ये स्थित कहाँ पे है, तो ये उदयपुर जिले के आगाटपुर गांव में आयड़ या बेड़च नदी, जिसको आयड़ नदी भी कहते हैं, के किनारे स्थित है। खोज इसकी की किसने,
1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो 53 से 3 और इससे 3 से ही अक्षय कीर्ति व्यास, तो याद हो चुका है। अब इसमें 3 साल जोड़ दें तो 56, तो 3 जोड़ेंगे तो रतन सिंह अग्रवाल, तो इसमें भी आ रहा है, तो 3 हो गया ये मतलब, और 3 जोड़ा तो 56 हो गया। अब 56 में क्या करेंगे, 56 में अब 3 नहीं जोड़ेंगे, अब 6 जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ने पे 62 आया, और 62 में 1 कम कर दिया तो ये 61-62, और यहाँ पे आ गए HD सांकलिया और VN मिश्र, तो इन्होंने यहाँ पे पुनः उत्खनन कर दिया। उपनाम इसके क्या क्या आते हैं, तो उपनाम इसके आते हैं आगाटपुर सभ्यता, धूलकोट। अब धूलकोट मतलब धूल मतलब मिट्टी का टीला, और मिट्टी के टीले के नीचे दबी हुई ये मिली थी, इसलिए इसको धूलकोट भी कहते हैं। ताम्रवती नगरी देख लिया, क्यों कहते हैं, तांबे के औजार और उपकरण के यहाँ पे अधिकतम यूज़ किया था इसलिए। ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किसको कहते हैं, लेकिन गणेश्वर सभ्यता को। तो ताम्रवती नगरी पूछे, नगरी सिटी, तो आपको बताना है क्या, आयड़, आहड़ सभ्यता। और जननी पूछे, मदर पूछे, तो क्या बताना है, गणेश्वर, जो कि सीकर में। आगे पढ़ेंगे अभी इसको। और क्या कहते हैं इसको, मृतकों का टीला, बेड़च संस्कृति, बनास सभ्यता। तो बेड़च और बनास जो है किसने बोला, ये HD सांकलिया ने बोला। आहड़ सभ्यता का समय जो है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ये ताम्रपाषाण कालीन, ताम्रयुगीन और लोह युगीन थी। मतलब यहाँ पे आहड़ सभ्यता के अंत में लोहे के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं, तांबा तो था ही, साथ में लोहे के साक्ष्य भी यहाँ पे लास्ट में मिले हैं। ये एक तरह की ग्रामीण संस्कृति थी जिसमें पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली यहाँ पे क्या है देखी गई है। और कालीबंगा में क्या देखा था, तो कालीबंगा में मातृसत्तात्मक और एकल फैमिली मतलब जो सिंगल फैमिली थी वो हमने देखी थी। और यहाँ पे क्या देखा है, तो एक मकान में 3 से 6 चूल्हों के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, सामूहिक भोजन के प्रमाण मिले हैं, संयुक्त परिवार जो कि पितृसत्तात्मक यहाँ पे शैली देखी गई है। चूल्हे पर मानव की हथेलियों की निशान भी मिले हैं, क्या है, चूल्हे पर जो खाना बनाते थे उस पर क्या है, मानव की हथेलियों के निशान भी यहाँ पे मिले। कहाँ पर, आहड़ सभ्यता में। भवन निर्माण में क्या करते थे ये लोग, कच्ची ईंटों को और काले पत्थरों का प्रयोग करते थे। और ईंटें भी कौन सी, जो कि धूप में सुखाई गई हो वैसे ईंट और पत्थरों का यहाँ पे यूज़ करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है जो कि हमने पढ़ लिया है। जल संरक्षण विधि में जल निकासी व्यवस्था में क्या करते थे, चक्रकूप का यूज़ करते थे, मतलब मिट्टी के घड़े का यूज़ करते थे। और इस तरह से करते थे जैसे ये कोई घर है, ये इसकी छत है, क्या है, ये छत है, और ये छत किसकी है, लकड़ी की छत है, और इस पर मिट्टी का लेप कर देते थे। और ये जो दीवार है घर की, ये कच्ची ईंटों की दीवार थी जो कि धूप में सुखाकर इनको यूज़ की जाती थी। तो ये हमारे हो गया, ये अपना फर्श हो गया। और ये जो है ये चक्रकूप है, मिट्टी का घड़ा है, इसमें क्या करते थे, ये छत का जो भी पानी आता था वर्षा का, ये पूरा पानी आके इकट्ठा हो जाता था। और यहाँ से जो है ये फर्श में, फर्श के नीचे जो है यहाँ पे ये पानी दिख रहा है आपको, ये गंदा पानी भी इसमें जाता था। तो इस तरह से ये पानी यहाँ पे इकट्ठा होता था और ये पानी की यहाँ पे बचत करते थे। तो वैज्ञानिक विधि थी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया था। चक्रकूप नाम आ जाए, वाटर हार्वेस्टिंग आ जाए तो आहड़ सभ्यता लगा देना है। बिना हत्थे के जलपात्र यहाँ पे मिले हैं, ईरानी धूपदान मिले यहाँ पे, ईरान के समान आहड़ के ईरान से संबंध की जानकारी यहाँ पे मिली है। अनाज के 2 बड़े मृदवान मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं अनाज के लिए, जिनको क्या कहते थे, गोरे और कोठे कहते थे। तो गोरे और कोठे वाली सभ्यता भी है, तो कौन सी है, आहड़। अनाज पीसने की चक्की यहाँ पे मिली है, अनाज पीसने की चक्की जो है वो पत्थर से निर्मित थी, और बड़े मृदभांडों वाली सभ्यता इसको कहा है इसलिए ही। और यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पे मिट्टी का बैल जिसको बनासियन बुल कहा जाता है, टेराकोटा मृण मूर्ति, मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक यहाँ पे मिले हैं। उल्टी तपाई शैली से निर्मित लाल काले मृदभांड मिले हैं, मतलब लाल और काले कलर के उल्टी तपाई शैली के यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इसको लाल काले मृदभांडों की सभ्यता भी कहते हैं, आहड़ सभ्यता को। लाल काले जो मृदभांड थे इस पे अलंकरण की विधि को क्या कहते हैं, तो उकेरण विधि या ऊपर चिपकाई विधि भी इसको कहते हैं। शवाधान हमने देखा, शवाधान कौन सा, मतलब शवाधान मतलब दफनाना, तो कब्र में इनको दफनाते थे। और क्या करते थे, मृतकों को गहने और आभूषण के साथ में इनको दफनाते थे। तो और इनका जो सिर था वो नॉर्थ में करते थे और पैर इनके साउथ में रहते थे, और मिट्टी से निर्मित ये जो आभूषण इनके होते थे।
और ये पुनर्जन्म क्या करते थे, विश्वास करते थे, इसीलिए इनको गहने पहनाकर यहाँ पे दफनाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता का अंकन मिला है। पत्थर के सिलबट्टे और मेल उतारने के पत्थर मिले हैं। आहड़ उदयपुर में मेवाड़ में गुहिल वंश की अस्थायी राजधानी कहा। आहड़ उदयपुर को क्या है, मेवाड़ में गुहिल वंश की इसको अस्थायी राजधानी कहा। आहड़ को एक महासतिया भी कहते हैं। और राजधानी बनाने वाला कौन था इसको, तो इसको राजधानी बनाने वाला था अल्लट, जिसको आलू रावल भी कहते हैं। और यहीं पे क्या है, सबसे पहली प्राचीन क्षत्रिय किसकी, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की, जो कि कौन थे, महाराणा प्रताप के पुत्र थे। इसके अलावा मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान स्थल भी इसको कहा जाता है आहड़ को। महासतियों का टीला जो है वो है बागोर भीलवाड़ा में। अब आहड़ को शॉर्ट में देख लेते हैं। तो आहड़ है अपने इन शॉर्ट, तो अपने को 3 लिखना है। ये आहड़ का जो ये है, इससे अपने को क्या लिखना है, इससे 3 लिखना है। तो ये अपने ने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब 3 से ही सब चीज़ें निकालनी है। तो 3 से उकेरण हो गया, ये 3 बनाया, उकेरण हो गया। उकेरण ऊपर चिपकाई विधि, ये हो गया। उल्टी तपाई 3 बनाया, उल्टी तपाई होगी। लाल काले मृदबांड हो गए, ये हो गया। ऊ से 3 से हो गया उदयपुर। 3 से हो गया अक्षय कीर्ति व्यास, जो कि कौन कब की थी, तो 3 में ही, मतलब 1953 में खोज की थी। अब 3 में 3 जोड़े तो 56 आया था। तो 56 में यहाँ पे देखें तो 3 में 3 जोड़ा तो अग्रवाल जी आए थे, RC अग्रवाल आ गए। फिर हमने इस 56 में क्या जोड़ा था, 6, तो 6 जोड़ने पे 62 आया था। 62 में 1 कम तो 6, 61। तो ये हो गया HD साकल्या। VN मिश्र ने क्या कहा, बेड़च या बनास संस्कृति इसको कहा। अब और क्या बच गया यहाँ पे, 3 से आया आहड़, बेड़च नदी के किनारे, इसको बनास संस्कृति कहते हैं। 3 से आया, ऐसे आ गया अपने पास में अनाज पीसने की चक्की, जो कि पत्थर से निर्मित थी। ऐसे आ गया अगाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती सभ्यता। ऐसे आया अनाज रखने के कोठे, मृदबांड, जो कि क्या है, गोरे और कोठे कहलाते थे। अब 3 से इधर चलते हैं। तो 3 को 2 से गुणा करें तो 6 आएगा। और 6 तांबे की मुद्राएं यहाँ पे मिली है और चूल्हे भी यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ पे बनासियन का बुल मिला है, मिट्टी का बैल मिला है। 3 से आया 3 तांबे की मोहरें और भट्टियाँ मिली हैं। और चक्रकूप मतलब गंदे पानी की निकासी व्यवस्था यहाँ पे मिली है। इसके अलावा बिना हत्थे के जलपात्र ईरान में यहाँ पे मिले हैं। अब क्या करते हैं, हम गणेश्वर सभ्यता देखते हैं। तो जो गणेश्वर सभ्यता है, ये नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है। नदी की बात करते हैं तो नदी आती है कांतली नदी। तो कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। ताम्रयुगीन संस्कृति है। रतन चंद्र अग्रवाल जो हैं, इनके निर्देशन में हुए उत्खनन से 2800 ईस्वी पूर्व की ये सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में क्या मिलते हैं, तांबे के आयुध और उपकरण मिलते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम ये सिद्ध है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों और पात्रों में क्या है, 99% क्या है, तांबा है। यहाँ से जो भी तांबे के उपकरण मिले हैं उनमें क्या है, 99% तक क्या है, तांबा यूज़ है। जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का क्या करते हैं, अपने को प्रमाण देते हैं। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो क्या है, कृपशवर्णी मृदबांड। क्या है, कृपशवर्णी मृदबांड है। ये बर्तन जो है कृपशवर्णी मृदबांड, ये काले कलर के और नीले रंग से सजाए जाते थे। क्या करते थे, इनको ब्लैक कलर से प्लस ब्लू कलर से, ब्लैक एंड ब्लू से इनको सजाते थे। इसको कृपशवर्णी मृदबांड को। गणेश्वर जो है भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो जननी मैंने बताया था आपको, मदर अगर पूछ ले तो आपको बताना है गणेश्वर। और अगर क्या पूछ ले, नगरी पूछ ले, क्या, ताम्रवती नगरी, सिटी। तो सिटी पूछे तो क्या बताना है, अभी अभी पढ़ा था आहड़, तो आहड़ बताना है। और जननी पूछे तो अपने को बताना है गणेश्वर, जो कि कहाँ पे है, सीकर में। और ये सभ्यता जो है यहाँ से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के भी भेजा जाता था। तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं एक बार। गणेश्वर सभ्यता जो है स्थिति है इसकी सीकर में, नीम का थाना तहसील में। नदी आती है कांतली नदी, इसको कृष्णावती नदी भी कहते हैं। तोरावटी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। खोज इसकी की किसने, रतन चंद्र अग्रवाल ने, RC अग्रवाल 1972 में। उत्खनन किया 5 साल बाद 77 में रतन चंद्र अग्रवाल ने और श्री विजय कुमार ने। अब खोज तो कर दी किसने, रतन चंद्र अग्रवाल ने। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है ये, खोज 72, खुदाई 77, तांबा व पत्थर और पुरातत्व का पुष्कर। तो कैसे याद रखेंगे, फिर से बताती हूँ एक बार। खोज तो 72 में, खुदाई 77 में और तांबा और पत्थर जो है
और पुरातत्व का पुरस्कार मिला है। तो इससे 72 से हो गया खोज हो गई 72 में रतन चंद्र अग्रवाल ने। खुदाई किसने कर दी? खुदाई भी रतन चंद्र अग्रवाल ने कर दी 1977 में, और विजय कुमार ने। और तांबा और पत्थर, तो तांबे से तो हो गया ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, 99% यहाँ पे प्योर तांबा मिलता है। पत्थर से पता चलता है मकान जो है पत्थर से निर्मित थे, और पत्थर से यहाँ पे बांध निर्मित थे। और पुरातत्व का पुरस्कार इसको गणेश्वर को कहते हैं। तो ये बात हो गई। अब इसके उपनाम देखते हैं, जो कि है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, मदर, ताम्र संचयी संस्कृति, पुरातत्व का पुष्कर, और ताम्रवती नगरी आ जाए तो वापस से याद है आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर में। अब ढूंढाड़ का पुष्कर पूछे, अब पुष्कर की बात आ गई तो पुरातत्व का पुष्कर तो क्या हो गया अपने पास? गणेश्वर। लेकिन अगर पूछ ले क्या पुरातत्व के अलावा ढूंढाड़ का पुष्कर, तो आ जाएगा जम्वारामगढ़ जयपुर। वागड़ का पुष्कर जानते ही हैं, बेणेश्वर डूंगरपुर। तो यहाँ से क्या है प्रमुख विशेषताएं जो है इसकी दिखाई देती है क्या कि यहाँ पे जो पत्थर का यूज किया गया है। तो पत्थर जो है मकान बनाने में पत्थर से निर्मित है, पत्थर से निर्मित मकान है, ईंटों का यूज़ यहाँ पे नहीं किया गया है। पत्थर से निर्मित यहाँ पे बांध है, डैम है। तो डैम्स और जो अपने होम है, हाउस है, उनमें क्या ये यूज़ किए गए हैं पत्थर। तो ये बात हो गई। अब तांबे का यूज जो क्या क्या है, तांबे से उपकरण और पात्र बनाए जिनमें 99% प्योर तांबा मिलता है। उपकरणों में कौन कौन से हैं? तो बाणाग्र मतलब बाण जो चलाते हैं हम, उसके आगे का भाग, सुइयाँ, मछली पकड़ने का कांटा। तो 3 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हार्पून हथियार जो कि बड़े जलीय जीवों को पकड़ने में यूज़ में होता था मत्स्य पालन में। तो ये सब क्या है तांबे के यहाँ पे बनाए हैं। और इसके अलावा जो है तांबा है यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी गणेश्वर से ही तांबा निर्यात किया जाता था। तो ये बात हो गई। इसके अलावा कत्थई रंग के मृदबांड जिन्हें क्या कहते थे? कृपशवर्णी मृदबांड कहते थे, मृदपात्र मिट्टी के बर्तन कहते थे। और इसी को क्या है ये इसमें ही काले और नीले रंग का, ये मैंने आपको बताया था, ब्लैक एंड ब्लू कलर का यहाँ पे यूज़ होता था कृपशवर्णी मृदभांड में। मानव जो है यहाँ पे शिकारी, खाद्य संक्रामक और सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी यहाँ पे देखे गए हैं। तो ये हमने पढ़ ली गणेश्वर। अब अपनी एक लास्ट बची है बैराट सभ्यता, उसको भी देख लेते हैं। तो बैराट में आपको याद रखना है ये बै वर्ड। तो बै से आपके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो बै से सबसे पहले देखना है बीजक की पहाड़ी से यहाँ पे इसके अवशेष मिले हैं। खोज की बात करें तो यहाँ पे बै से दिख रहा है बर्ट, तो कैप्टन बर्ट। और यहाँ भाबरू में बै दिख रहा है तो भाबरू शिलालेख। कब? तो 1837। अब खोज की बात करते हैं। ये तो प्रथम खोज की बात कर दी, लेकिन जो मुख्यतः मानी जाती है वो खोज किसने की? तो ये की राय बहादुर ने। अब यहाँ पे भी ब आ रहा है तो ये ब हो गया। तो बहादुर दयाराम साहनी ने की 1936 में की। अब आगे देखें तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। अब यहाँ भी ब आ रहा है बर्ड में, तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ये गड़दड़ा बूंदी में इसको देखा गया। और इसी को क्या कहते हैं? प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग को, जो कि गड़दड़ा बूंदी में है। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या है महाभारत कालीन, मौर्य कालीन और कुषाण कालीन साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ पे? बैराट में। चीनी यात्री जो था हेनसांग, इसने भी बैराट की यात्रा की थी। अब बै से क्या याद रखना है? ये बै का विराट याद रखना है। तो विराट नगर जो था प्राचीन नाम था इसका, जयपुर में शाहपुरा उपखंड में ये आता था। और विराट नगर जो थी ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और बै से याद रखना है क्या? ब से बौद्ध, तो 8 बौद्ध यहाँ पे मिले हैं। बै से याद रखना है क्या? बनर्जी, और ये आपके हो गया NR बनर्जी। और बै से ही आपके एक और याद रखना है ये कैलाशनाथ दीक्षित के, तो KN दीक्षित अलग से याद रखना है बनर्जी के साथ में। बै से आ गई अपने पास बाणगंगा नदी, तो बाणगंगा नदी के किनारे है। बै से हो गया ब्राह्मी लिपि, और बै से ही हो गया बुद्ध धर्म रिलेटेड गोल मंदिर। तो ये सब क्या है इनका शॉर्ट में था। तो इस बुक में से भी देख लेते हैं। इस बार पैराग्राफ में हमें देखना है, इसी में बस बैराट इनकी समाप्त हो गई है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन अपना नहीं छूटना चाहिए। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट जो कि जयपुर में है, बैराट की बीजक की पहाड़ी या भीम डूंगरी आ जाए, महादेव की डूंगरी। तो तीनों डूंगरी में से कौन सी भी आ जाए, बीजक पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी।
तो अपने को बैराट सभ्यता करना है, और जो कि जयपुर में है अपने से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष मिले। तो यहाँ से क्या क्या मिले हैं, एक तो हड़प्पा सभ्यता के और मौर्य काल के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वानों ने उत्खनन यहाँ पे किया है। बैराट से एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ का क्या मिला है, अवशेष मिला है। बैराट के समीप अशोक का भाबरू शिलालेख मिला है, भाबरू को याद किया था ब से। और यहाँ पे अशोक के बौद्ध धर्म का, तो ब से बौद्ध धर्म होने का अनुयायी का सबसे पुख्ता प्रमाण मिलता है। तो ये सब क्या है हमने पढ़ लिया यहाँ पे। इसके अलावा एक नज़र यहाँ भी मार लेते हैं, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो अन्य सभ्यता में है भीनमाल जालोर में है, जो कि ये भी एक पुरानी सभ्यता है। इसका उत्खनन आरसी अग्रवाल ने किया। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरापात्र और यूनानी सुराई मिली। क्या है, दो चीज़ें याद रखनी है, रोमन एम्फोरा सुरापात्र और यूनानी सुराई। कहाँ से, भीलमाल जानोर से, जो इसके विदेशी व्यापार होने का क्या करता है, पुष्टि करता है, वेरीफाई करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि भीनमाल और श्रीमाल, तो ये एक जैसा नाम लग रहा है तो याद रह जाएगा। इसी प्रकार से ईसवाल जो है उदयपुर में थी, तो ईसवाल सभ्यता आ जाए तो उदयपुर मिलाना है, जो कि प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के प्रमाण मिले, तो लौह उद्योग सभ्यता आ जाए तो ईसवाल उदयपुर कर देना है। अब बची बालाथल, जो कि उदयपुर में है। इसमें प्रोफेसर VN मिश्र के निर्देशन में क्या हुआ, उत्खनन से क्या हुआ, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का प्रमाण यहाँ पे मिला है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब इन सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें क्या है, रंगमेल, डायरेक्ट मतलब मैच में आ सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन क्या है, मैच करने में आ सकते हैं। तो रंगमेल कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। ओजियाना भीलवाड़ा में है। नगरी है चित्तौड़ में। बरौर गंगानगर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में। जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है। सुनारी झुंझुनू में है। नौह भरतपुर में है। नगर टोंक में है। नगर आ जाए या रेंड आ जाए तो टोंक करना है। तो ये सब है, तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब दो सभ्यता और है जो सिलेबस में नहीं है पर आप पढ़ लें, क्योंकि आप अलग एग्ज़ाम में भी काम आ जाएंगी। तो 5-10 मिनट में आपका कुछ वेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, तो आप बने रहें, देखते रहें। गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित है, गिलुंड कस्बे में, और नदी है बनास। तो बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के कारण ये आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई है, इसलिए ये प्रकाश में आई और इसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा गया, जिसमें 1957 से 58 में BB लाल के निर्देशन में उत्खनन किया। 1998 से 2003 के मध्य क्या है, पूना के डॉक्टर VS सिंधे, क्या डॉक्टर VS सिंधे कहाँ के थे, पूना के, और पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल कहाँ के थे, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के। इनके निर्देशन में क्या है, यहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया। कब, 1998 से 2003 के बीच। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच का बताया गया है। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन पूछे तो गिलुंड सभ्यता करना है, जो कि राजसमंद जिले में है। कौन कौन से, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे और लाल और काले। कौन कौन से, एक तो सिंपल, एक ब्लैक, एक पॉलिश्ड, ब्राउन और ब्लैक एंड रेड। तो ब्लैक एंड रेड और भूरे, पॉलिशदार, काले और सादे यहाँ पे मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उत्खनन में और क्या मिला है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, बर्तन के अलावा मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियाँ, हाथी दांत की चूड़ियाँ। हाथी दांत की कंघी कहाँ पड़ी थी, तो कालीबंगा में, और चूड़ियाँ अपने आ गई गिलुंड में। आहड़ में पक्की ईंट मतलब यहाँ पे आग में पकाई हुई ईंट। और अब हमने पहले क्या क्या पढ़ा था, धूप में सुखाई गई ईंट पड़ी थी हमने कालीबंगा में। तो आहड़ में पक्की ईंट, आग में पकाई हुई ईंट का उपयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। तो नहीं वर्ड को भी ध्यान से पढ़े कि आहड़ में हमने क्या पढ़ा था, धूप में सुखाई गई ईंट तो थी, लेकिन आग में पकाई हुई ईंट यहाँ पे नहीं थी। जबकि गिलुंड में इनका उपयोग प्रचुर मात्रा में किया है, किसमें, आग में पकाई हुई ईंटों का। तो ये गिलुंड भी अपनी समाप्त हुई। लास्ट अपनी बागौर, जो कि भीलवाड़ा जिले में है। बागौर में कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 70 के बीच उत्खनन हुआ। उत्खनन के दौरान यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए।
जो 4 से 5,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में क्या है, लघु पाषाण मिलते हैं, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। इस सभ्यता के निवासियों के आखिर तक मतलब शिकार करने के यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। किसके? बागोर सभ्यता के, जो कि भीलवाड़ा में है। बागोर से क्या मिलते हैं? तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये अपने एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। छेद वाली सुई कहाँ से मिली? तो बागोर से, जो कि भीलवाड़ा में है। यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल लघु पाषाण उपकरण का मुख्य केंद्र था। तो ये सब बातें क्या है, आपको याद रखनी है। तो आपकी जो सभ्यता है वो पूरी मैंने रिवाइज आपको करा दी। ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाई है, RBSC से, और अपने जो शॉर्ट नोट्स थे ज़रूरी थे आपको याद कराने के लिए, वो भी शामिल किए हैं। इस बुक की PDF मैं आपको ज़रूर भेज दूँगी। नोट्स वाली जो PDF है वो आगे से आपको अभी शेयर नहीं की जाएगी, जब आप सीरियस हो जाएंगे तभी आपको शेयर की जाएगी। तो प्लीज़ इसके लिए बार बार मैसेज ना करें और परेशान ना हो। अभी आपको PDF ये नहीं दी जाएगी। जब मुझे लगेगा कि अब PDF आपको देनी है, आप थोड़े सीरियस हो गए हैं, तभी ये आपको मिलेगी। जो बच्चे सीरियस हैं उनको मिल जाएगी, पर थोड़ा सा पेशेंस रखें और बने रहें और मेहनत अपनी जारी रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम क्या करेंगे, इनके PY के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।